वेलकम बैक। एचडीएफसी बैंक को लेकर काफ़ी डिस्कशन हो रहे हैं, उसी को लेकर आज बात करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। मैं जस्ट अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूं। कोई भी निर्णय लेने से पहले, इन्वेस्टमेंट से पहले आप खुद भी मार्केट स्टडी कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप शॉर्ट टर्म गेंस की बात करना चाहते हैं या डेरिवेटिव मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं या उसके बारे में ओपिनियन जानना चाहते हैं, डेरिवेटिव मतलब F&O सेक्शन या जो पुट और कॉल आप समझते हैं उस भाषा में अगर आप चाहते हैं, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करता। आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अगर लॉन्ग टर्म वाला कंसेप्ट आप समझ कर इस वीडियो को देखते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। HDFC बैंक, जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया में कई लोग HDFC बैंक को भारत का मोस्ट वैल्यूएड बैंक मानते हैं। यानी एक तरह से बहुत ज़्यादा भरोसेमंद बैंक इंडिया का है HDFC बैंक। और जो टोटल बिजनेस मिक्स है HDFC बैंक का, वो करीब 33 लाख करोड़ का है, 33 लाख करोड़। 17 लाख, 17.5 लाख करोड़ के आसपास के डिपॉजिट्स है, 15 लाख करोड़ के आसपास इन्होंने टोटल लोन दिए हुए हैं। तो ये सब मिला के टोटल 33-34 लाख का ये बैलेंस शीट बनाता है, 33-34 लाख करोड़ का। रिसेंटली HDFC बैंक चर्चा में था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है मार्केट में। प्राइमरीली गिरावट का कारण ये बताया गया है कि जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिज़ल्ट नहीं आया। रिज़ल्ट के अंदर भी सबसे बड़ी बात NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो फ्लक्चुएट होता है HDFC बैंक में। इस वजह से इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा भरोसा कम दिखाया है और मार्केट के प्राइस में भी फ्लक्चुएशन नज़र आया है। मैं 1 बाय 1 कंपनी के पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे HDFC बैंक को आपको कंसिडर करना है। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखना चाहते और एक लाइन में आंसर चाहते हैं, तो अगर आप प्रेजेंट लेवल पे HDFC बैंक में एंटर करते हैं तो 1700 से 1800 आप 1 से 1.5 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप उससे लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपना कर आते हैं तो भी ये बैंक आपको लॉस नहीं देगा लॉन्ग टर्म में, बल्कि असेट क्रिएशन करेगा। तो मेरी तरफ से सजेशन 100% बाय का है। अब आगे मैं कंपनी के 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करता हूं। अगर आप वीडियो के साथ जुड़े रहते हैं तो एंड तक समझिए कि HDFC बैंक एग्जैक्टली क्या हो रहा है। क्या कंपनी में लगातार प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं HDFC बैंक में। अगर HDFC बैंक के सिर्फ प्रॉफिट जनरेशन को आप देखो तो HDFC ने जो नेट प्रॉफिट दिया है 2019 से लेकर 2023 तक, 2019 में 21,000 करोड़ का प्रॉफिट, 2020 में 26,000 करोड़ का, 21 में 31,000 करोड़ का, 22 में 36,000 करोड़ का और 23 में 44,000 करोड़ का प्रॉफिट HDFC बैंक ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिया है। यानी एक कंसिस्टेंट और स्टडी ग्रोथ है। ग्रोथ पार्ट पर HDFC बैंक नेट प्रॉफिट फ्रंट पर कहीं भी मात नहीं खाता। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि वो बैंक गिर रहा है या सिर्फ आप मार्केट की फ्लक्चुएटिंग प्राइस देखकर घबराते हैं, उसके बारे में मत सोचिए। HDFC बैंक अपनी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या अर्निंग्स इंप्रूव हो रही है ओवर द ईयर्स? डेफिनेटली अर्निंग्स इंप्रूव हो रही है। NIM स्टेबल क्या इस बैंक का NIM स्टेबल है? पहले आप समझिए कि NIM होता क्या है। NIM मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सपोज आपने सूदखोर देखे होंगे या सुना होगा कि मार्केट से पैसा उठाया। दैट सिंपली मीन्स वन थिंग कि आपने किसी से पैसा उधार लिया। जैसा कि होता है, इस चीज़ को बहुत जल्दी इंडिया के यूथ को समझ लेना चाहिए। पैसे की एक वैल्यू होती है, पैसा एक कोस्ट पे आता है। अगर आपको अपने पेरेंट्स से मिल जाता है, इनहेरेंटली मिल जाता है, तो उस पैसे की कोस्ट आप पे नहीं करते हैं। लेकिन आज अगर आप मार्केट से पैसा उठाते हैं तो यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट, वो उस पैसे की कोस्ट होती है। सपोज़ आप 1 लाख रुपए उठाते हैं 15% पे मार्केट पे साल की दर से और उसके बाद आप उसको आगे 20% पर दे देते हैं। यानी आप 15% पर बल्क में 1 करोड़ उठा लेते हैं और उसके बाद 1-1 लाख करके 100 लोगों को 18 या 20% की ब्याज से दे देते हैं। तो उस पर आपका मार्जिन, जो मार्जिन रहा वो मार्जिन परसेंट रहा 5% का, 15 से 20 के बीच का मार्जिन परसेंट 5% रहा। अब इसी के बीच में अगर आप एक रियल वर्ल्ड फैक्टर को जोड़ लें कि जिसको आपने पैसा दिया, उससे जब आप पैसा उगाही करने जाते हैं तो आप गाड़ी लेके जाते हैं, उस पर आपका पेट्रोल जलता है, आपका आप मानिए या मत मानिए, अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे होते तो भी आपके जो मैन पावर आवर्स होते हैं उनकी वैल्यू होती है वो, और पेट्रोल अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपके कुछ खर्चे आपको उस मार्जिन में से निकालने पड़ते हैं। सपोज़ 1 करोड़ का 1% आपका खर्चा रिकवरी में चला जाता है तो आपका NIM 5% की जगह 4% रह गया।
ये एग्जैक्टली चीज़ होती है बैंक्स के अंदर एनआईएम, और किसी बिजनेस के अंदर एनआईएम नहीं होता। एनआईएम सिर्फ फाइनेंशियल सेगमेंट की कंपनीज में होती है या जो लोन देते हैं उन कंपनीज में होता है। तो एनआईएम सिंपली मीन्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एचडीएफसी बैंक के साथ इशू यही रहा कि इसका एनआईएम फ्लक्चुएट कर रहा है। मार्च 2019 यानी प्री कोविड टाइम्स की बात करें तो एनआईएम 4.15% था एचडीएफसी बैंक का। प्राइवेट बैंक्स का 4 के आसपास ही रहता है, आईसीआईसीआई का भी 4 के आसपास रहता है। सरकारी बैंकों का 3, सवा 3 या पौने 3 के आसपास फ्लक्चुएट करता है। तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मार्च 20 में 3.95 हुआ, 21 में 3.97 हुआ, 22 में 3.82 हुआ, मार्च 23 में 3.92 हुआ। होने को ये डिफरेंस 0.08, 0.01 का है, लेकिन जब बैलेंस शीट 33 लाख करोड़ रुपए जितनी बड़ी हो तो ये 0.08%, 0.02% बहुत मैटर करता है। इसके बाद एक बात ये रही कि क्या एनपीए जैसा कि आप सबको पता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होता है, ये भी बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में होता है। जिन असेट्स पर आप कुछ पैसा नहीं कमा रहे उनको एनपीएस कहा जाता है। एचडीएफसी बैंक के साथ इशू ये रहा कि अगर आप क्वालिटेटिव टर्म्स में देखें, क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखें तो ग्रॉस एनपीए 16,000 करोड़ से 18,000 करोड़ हो गया था 23 में। लेकिन अगर आप इसे परसेंटेज वाइज देखें तो ग्रॉस एनपीए अभी भी वेल बिलो इंडस्ट्री लेवल है। 1.17% का ग्रॉस एनपीए बहुत ज़्यादा नहीं होता। नेट एनपीए तो 0.20% भी, मतलब बहुत ही कम है। इंडस्ट्री एवरेज को लेकर इतना चिंता करने की एनपीए फ्रंट पर भी एचडीएफसी बैंक को ज़रूरत नहीं है। डज कंपनी जनरेट कैश ऑपरेशंस? कैश तो खैर बैंकिंग सेक्टर करता ही नहीं है। इंस्टीट्यूशंस क्या कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये एक ऐसी बात है जो एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर्स को समझनी चाहिए कि बिल्कुल सही बात है कि कुछ म्यूचुअल फंड्स ने एचडीएफसी में अपना स्टेक कम किया है। रिसेंटली अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो दिसंबर 23 के क्वार्टर में 19.71% जो स्टेक होल्डिंग थी एचडीएफसी की वो म्यूचुअल फंड्स की थी, उसको 19.45 पर लाकर म्यूचुअल फंड्स ने अब छोड़ दिया है। यानी कुछ इन्होंने सेल आउट किए हैं मार्केट में म्यूचुअल फंड्स ने। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और ख़ासतौर पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने एचडीएफसी में अपना ट्रस्ट दिखाया है। इन्होंने जो पॉसिबिलिटी थी एचडीएफसी के अंदर उसको इंक्रीज़ किया है, अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है। यानी इंस्टीट्यूशंस अभी भी एचडीएफसी पर अच्छा भरोसा कर रहे हैं। इसके अलावा एक जो बड़ा कंसर्न एचडीएफसी के लिए हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो अदर इनकम है वो बढ़ रही है इसकी बैलेंस शीट में, जो कोर इनकम है वो डिक्लाइन हो रही है। अब अदर इनकम और कोर इनकम जो बैंकिंग सेक्टर में है हर कंपनी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जैसे स्टील सेगमेंट में अगर कोई कंपनी है तो अगर मान लीजिए स्टील बनाती है, वो खदान से आयरन ओर खरीद के फाइनल स्टील का प्रोडक्ट बेचते हैं, ये उनकी कोर एक्टिविटी हुई। लेकिन इसी के बाद अगर वो कोई खदान अपने नाम पे ले लेते हैं और उसको लीज आउट कर देते हैं तो वो उसकी कोर एक्टिविटी नहीं है, वो एक अदर इनकम में आप मान सकते हैं। एचडीएफसी में जो एग्जैक्टली अदर इनकम होनी चाहिए, जो एग्जैक्टली कोर इनकम होनी चाहिए वो इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए। यानी बैंक का काम होता है लोन पर जो ब्याज मिले उससे इनकम करना। थोड़ा सा जो एक नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हैं मार्केट सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग कि अदर इनकम थोड़ी सी बढ़ रही है और कोर इनकम थोड़ी सी कम है अदर इनकम के कंपैरिजन में। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि 100 रुपये में से पूरा 95 अदर इनकम से आ रहा है, 5 कोर से आ रहा है। 19-20 का डिफरेंस है। एक छोटा सा मार्केट इंडिकेटर आप ज़रूर इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि आप इस बैंक को लॉन्ग टर्म में बिल्कुल ही इग्नोर कर दें या बिल्कुल ही पैनिक सेलिंग के मोड में आ जाए। तो इसके अलावा कुछ प्लस पॉइंट्स जो एचडीएफसी बैंक के हैं मैं पर्सनली फील करता हूँ वो ये है कि मार्केट लीडर है, हमेशा ही मार्केट लीडर रहा है एचडीएफसी बैंक। ग्राउंड लेवल पर काम किया है, रिटेल सेगमेंट के जो लोन्स एचडीएफसी ने बांटे हैं, यानी अगर आप सिर्फ 3 सेगमेंट की बात कर लो जिसके अंदर क्रेडिट कार्ड होता है, 2 व्हीलर लोन होता है या 4 व्हीलर लोन होता है और इसके अलावा जो एक हाउसिंग लोन का प्रोडक्ट होता है, ये तीनों ही प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत हाईली डाइवर्सिफाइड होते हैं। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, प्लस जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो बहुत हाई लेवल होती है। क्रेडिट कार्ड में स्पेसिफिकली 24 से 36, 48% तक इनकम ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनीज। 2 व्हीलर सेगमेंट में भी 11-12% मिल जाता है। 4 व्हीलर में डेफिनेटली कुछ कम परसेंट रहता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट के चांसेस कम होते हैं। और हाउसिंग लोन तो ऐसा सेगमेंट है कि लोग अपना घर बार रातों रात छोड़कर भागते नहीं है। जिसने घर ले लिया दैट मीन्स ही इज़ सीरियस। जिसने घर बना लिया उसको कहा जाता है कि वो आदमी स्थायी हो गया, ही हैज़ सेटल डाउन। तो एचडीएफसी का एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है। HDFC Bank is definitely not going anywhere. You can very well invest in HDFC Bank। बहुत ही सॉलिड बैंक है, बहुत ही सॉलिड
बैलेंस शीट है। और एडिशनली एक चीज़ ये है कि अभी एचडीएफसी ने भी अपना स्टेक इसके अंदर इंक्रीज़ किया है। आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा कि एचडीएफसी को आरबीआई का नॉड मिल गया 9.99% स्टेक करने के लिए। ऐसा नहीं है कि 0 से 9.99 किया एचडीएफसी ने, पहले 5-5.5% स्टेक था एचडीएफसी में एलआईसी का, उसको 4 या 3.5% बढ़ा के 9.99 तक ले आए हैं। कुछ कॉर्पोरेट गाइडलाइंस है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में 10% से ज़्यादा स्टेक रखने के लिए कुछ इश्यूज़ होते हैं, उसके तहत 9.99 का जो कैप है उसको एलआईसी ने फॉलो किया है। बट एक बहुत सॉलिड मार्केट सेंटीमेंट यहाँ से आता है कि एलआईसी, भरोसे का दूसरा नाम एलआईसी है। और इसका कारण ये है कि एलआईसी की हर पॉलिसी पे सॉवरेन गारंटी होती है। सॉवरेन गारंटी मतलब कोई कंपनी आपको गारंटी नहीं दे रही है, कोई सीएमडी, कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या कोई म्यूचुअल फंड या कोई प्राइवेट कंपनी आपको गारंटी नहीं दे रही है। एलआईसी की पॉलिसी पे आपको भारत गणराज्य गारंटी दे रहा है। यानी अगर एलआईसी डिफ़ॉल्ट करती है तो आप बेझिझक ये समझ लेना कि भारत डिफ़ॉल्ट कर गया है, जिसकी संभावना इस समय ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जय हिंद।